इसमें आए हैं, जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो पूरा दिन भर का शेड्यूल है, मैं उसको देख रहा था, तो वास्तव में ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के युग में जो, अगर मैं सिर्फ पुलिसिंग की बात करूँ, तो आज के युग में जो पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो गया है। जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो थी और आज जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारे सिविल सोसाइटी है, उनके इन्वॉल्वमेंट में, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने तन मन धन से इन सब विषयों में इन्वॉल्व भी रहती हैं और ये प्रयास भी करती हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटकम है, उसमें कुछ बेहतरी के लिए चेंज आ पाए, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आ पाए। तो इन सब कारणों से पुलिसिंग के काम में भी धीरे धीरे काफी चेंजेस आए हैं। आप में से जो लोग पुराने अधिकारी हैं, आज से 30 साल पहले की जो पुलिसिंग थी, वो प्योरली जिसको कहा जाए कि एक हार्ड पुलिसिंग थी, जिसमें क्रिमिनल्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, क्रिमिनल्स के खिलाफ लीगल एक्शन वगैरह तक हम लोग अपना दायरा सीमित रखते थे। धीरे धीरे इसमें कई सारे आयाम जुड़े, कानूनों में भी काफी बदलाव आए। पिछले 15 सालों में निर्भया कांड के बाद विशेष तौर पर कई सारे कानूनों में चेंज आए। इसमें पॉक्सो एक्ट सामने आया, जो जेजे एक्ट है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, वो सामने आया। और उसके साथ ही साथ जो नीति निर्धारक थे, जो कानून, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे और जो हमारे न्यायालय थे, उन्होंने भी इनके बारे में व्याख्याएं करनी शुरू की। और क्योंकि ये कानून सामने आए, तो नेचुरली एज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, पुलिस के दायित्व भी उसी हिसाब से आगे बढ़ गए। पुलिस ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा होगा कि कई सारे ऐसे वर्टिकल्स, कई सारे ऐसे विधाएं जिसमें कन्वेंशनली पुलिस का फोकस नहीं रहता था, उनमें बहुत सारी चीजों में आपने ट्रेनिंग हासिल की, आपने नॉलेज हासिल की, आपने अपने स्किल को अपग्रेड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सोच में परिवर्तन लाने का कार्यक्रम शुरू किया। और यही कारण है कि आज की तारीख में बहुत से ऐसे मामलों में हम लोगों का, हमारे फोर्स का, हमारे अधिकारियों का जो एक नजरिया है, उसमें काफी चेंज आया है। इसी कड़ी में ये 1 दिवसीय वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी उससे पहले मैं थोड़ी देर मैंने श्री सैयद मंसूर कादरी की बात सुनी और उसके बाद मैंने एडीजी साहब की बात सुनी। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो एरिया है, चाइल्ड वेलफेयर का कह लीजिए या चाइल्ड प्रोटेक्शन का कह लीजिए या जुवेनाइल जस्टिस का कह लीजिए, हालांकि तीनों में थोड़ा फर्क है, बट अगर हम जुवेनाइल जस्टिस की बात करें तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इमर्जिंग भी है, और इसमें हमको जानकारी प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। एडीजी साहब ने भी एक बात छेड़ी कि वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया इज इट्स यूथफुल सोसाइटी, इट्स पॉपुलेशन डिविडेंड। हम लोग भी ऑलवेज टेक प्राइड इन दिस थिंग। माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को कई मौकों पर कहते हैं कि जो इंडिया का यूथ है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, बट उतनी ही आसानी से इनमें से कुछ यूथ गलत राह पर जाकर के या गलत तरह का एक उनको एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट मिलने के कारण वो इसमें एक ताकत के बजाय खुद एक इसके पीड़ितों के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। और वहीं पर रोल आता है इंपॉर्टेंट, जो पूरे जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े हुए पूरे सिस्टम का, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग है, सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, मीडिया है और तमाम इसके बाकी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कई सारे इसके कंपोनेंट्स हैं
वहां पर इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो यूथफुल कंट्री के, यूथफुल सोसाइटी के जो बेनिफिट्स हैं, वो सही मायने में सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, उनको, अपने आप को, उनके परिवारों को तभी मिल पाएंगे जिसमें जब वो एक ऐसे माहौल उनको प्राप्त हो जिस माहौल में वो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें। 90-95% में ये माहौल जो उन बच्चे हैं, उन बच्चों के अभिभावक, उनके पेरेंट्स देते हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि 100% मामलों में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं बच्चों को ये माहौल दे पाएंगे, क्योंकि प्राइमरीली ये अभिभावकों का काम है, उनके पेरेंट्स का काम है। और 90-95% में वो ये माहौल देते भी हैं, और तभी हमारा समाज आगे चलता है। बट 5-7% केसेस में कई सारे कारणों की वजह से बच्चों को ये माहौल प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। और जब ये माहौल नहीं मिल पाता है तो या तो वो विक्टिम होते हैं, और या फिर वे कानून के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, दे कम इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विद लॉ। हमारा फोकस, इन सभी संस्थाओं का फोकस यही 5-10% बच्चे, 5-7% जो बच्चे हैं जो आइदर हु आर विक्टिम्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस और दे कम इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, यही हमारा फोकस एरिया है। और इस फोकस एरिया में हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून का दायरा है, जो कानून की सभी संस्थाओं से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं और अधिकार हैं, वो क्या हैं। और उससे पहले या उससे ज्यादा ये समझने की आवश्यकता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ प्योरली कानून के किताब पढ़ करके इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, इस इशू को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जब एमएसके आप लोगों ने शुरू किया, और उस एमएसके के पहले जो नॉर्मली एक रिस्पांस की प्रक्रिया थी, एमएसके बनने के बाद जो लगातार आप लोगों के ट्रेनिंग हुई, आप लोगों के एसओपीज बनी, वर्कशॉप्स आयोजित हुए, फीडबैक जो मुझे ग्राउंड से मिलता है, पब्लिक से मिलता है, जनप्रतिनिधियों से मिलता है, वो इस बात के लिए काफी एप्रिशिएटिव रहते हैं कि इन जनरल 80% केसेस में जो एमएसके में कॉम्प्लेनेंट्स आते हैं, जो विक्टिम्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने का, उनके साथ इंटरफेस करने का, उनके इश्यूज को समझने का, उससे पहले उनको अवेयर कराने का, उन सब चीजों में एमएसके के कर्मियों का सोच काफी चेंज हुआ है, काफी वेलकम चेंज हुआ है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अगर हम ठान लें या आप ठान लें तो उसको किया ना जा सके। जुवेनाइल जस्टिस के क्षेत्र में भी पहले से ही कई सारे वर्टिकल्स बने हुए हैं। एसडीपीयू बना हुआ है, एएसटीयू बना हुआ है, और भी कई वर्टिकल्स बने हुए हैं। इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनली कैसे सुदृढ़ करें, क्या हम उसको एमएसके के अंदर ही ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मेन चीज जो है वो 2 चीजें हैं, और अगर 3 चीजें हैं। और वो पहली चीज उसमें जो है वो है नॉलेज। जब तक हमको उन कानूनों की, उन रूल्स की जानकारी नहीं होगी जो इस पूरे प्रक्रिया को कवर करता है, तब तक हम अपना बेस्ट इस क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे। तो इस दिशा में आज की जो ये अभी वर्कशॉप है, जो इसमें आगे टेक्निकल सेशंस होंगे, वो इस दिशा में बहुत अच्छा एक इनपुट आप लोगों को देगा, जिससे आप लोगों को नई जानकारियां मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जानकारी के बाद आदमी में स्किल का होना बहुत जरूरी है। कई सारी चीजें होती है, इसमें नॉलेज तो होती है, बट उसको इंप्लीमेंट करते समय
जो स्किल नेसेसरी है वो स्किल नहीं आ पाती, वो स्किल प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। और वो स्किल कैसे हो, वो एक्सपीरियंस किस तरीके का हो, वो हमारा एटीट्यूड निर्धारित करता है। एटीट्यूड माने हमारा सोच का तरीका। तो सोच के तरीके और सोच के दायरे में जब एक प्रॉपर चाइल्ड फ्रेंडली सोच होगी, और इसमें उस केस में भी होगी, अभी मैं आऊंगा उस केस पर जब बच्चे दे आर इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ व्हेन दे आर एक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्राइम, मैं उस बात पर भी आऊंगा। तो उन केस में भी जो हमारा एटीट्यूड है वो जो चाइल्ड फ्रेंडली रहेगा, तब अपने आप जो नॉलेज आप प्राप्त करेंगे, या मैं यहां तक कहूं कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जिनका एक एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, चाइल्ड फ्रेंडली है, तो उनको अगर नॉलेज कम भी हो तब भी दे कैन प्रेजेंट अ बेटर रिजल्ट रादर देन कि दूसरे ऐसे व्यक्ति के सापेक्ष जिसके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन दिल नहीं है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा तौर तरीका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में आप लोग देखते हैं, घरों में भी परिवार में मियाँ बीवी बच्चे रहते हैं, आपस में क्या कह रहे हैं जितना इंपॉर्टेंट वो होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से कह रहे हैं। सेम चीज को अगर एक कड़वाहट भरे लहजे में कहा जाए, चाहे बच्चे पेरेंट्स को कहें, चाहे वाइफ हस्बैंड को कहे, चाहे हस्बैंड वाइफ को कहे, चाहे फादर बच्चों को कहे, अगर उस चीज में एक तलखी रहे, कड़वाहट भरा रहे, वही चीज कही जाए, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, उसका एक अलग आउटकम रिएक्शन होता है, उसका आपस में झगड़े हो सकते हैं। और उसी चीज को एक समझाने के अंदाज में या एक पॉजिटिव वे में या एक दूसरी तरीके से कहा जाए तो उसका एक दूसरा आउटकम होता है। तो कहने का तरीका, एटीट्यूड बहुत आवश्यक है कि इस चीज के बारे में हम लोगों को ये इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आए और इस चीज के बारे में हम लोग आगे उसी प्रकार से कार्य करें। प्रॉब्लम का जो एरिया खासतौर से पुलिस ऑफिसर्स के लिए होता है, वो तब आता है जब ऐसे बच्चों से डील करना होता है जो who are in conflict with law, who have committed some crime, who have been accused of committed some crime। और उसमें से भी अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीपल टाइम क्राइम में लिप्त रहे हैं, पहले भी उनकी कुछ हिस्ट्री रही है या पहले भी उनकी शिकायतें रही हैं या पहले भी उस थाने से उनको जेल भेजा गया है, तब नेचुरल तौर पर जो हमारे थाने के पुलिसकर्मी हैं, नेचुरल तौर पर, क्योंकि उनका नेचर का जॉब ऐसा है, वो उन बच्चों को एक डिफरेंट निगाह से एज ए अपराधी देखते हैं, जो कि कुछ हद तक स्वाभाविक भी है। वहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम उन बच्चों के साथ डील करें। उसका कारण यह है कि साइकोलॉजिकली, और इसी आधार पर यह कानून भी बना है जुवेनाइल जस्टिस का, इट इज बेस्ड ऑन एसेंशियली द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड। साइकोलॉजी से यह बात सामने आती है उसके अध्ययन से कि 17-18 साल तक बच्चे के बिहेवियर में काफी हद तक चेंज लाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, माहौल हो, चाहे वो जिस समाज में रह रहा हो वहां का माहौल हो, और अगर वो किसी वजह से गलत या बुरी परिस्थितियों में है, दुखद परिस्थितियों में है, तो वहां का माहौल हो। इसी प्रकार से जो चाइल्ड हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उनका व्यवहार भी, उनका नेचर भी चेंज हो सकता है, ऐसा कानून मानता है। और इसी कारण से चाइल्ड केयर और जुवेनाइल जस्टिस के कानून की संकल्पना की गई है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि ये ग्लोबल साइकोलॉजिकल ट्रूथ है ये। तो वहां पर अगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके साथ वही व्यवहार रखेंगे जो कि एक ग्रोन अप मैन के साथ रखा जाए जो कि एक क्राइम का एक्यूज्ड है, और बच्चे के साथ भी वही व्यवहार रखा जाए अगर वो क्राइम, उसी तरह के क्राइम का, चोरी का या किसी चीज का एक्यूज्ड है, तो हम एक ऐसे पोटेंशियल
व्यक्ति को, नागरिक को, बच्चे को आगे बढ़ने से, उसके सोच में परिवर्तन लाने से हम महरूम उसको कर रहे हैं, जिसमें उसका पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो अभी भी इन चीजों से दूर होकर के एक अच्छे नागरिक की तरह से, अच्छे परिवार के सदस्य की तरह से और कुल मिलाकर एक अच्छे सिटीजन की तरह से अपना आगे जीवन यापन कर सके। यही एक सोच है जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट को नॉर्मल बीएनएस से या पुराने आईपीसी से अलग करती है। तो जब भी कोई बच्चा हमारे सामने आता है, हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्राइम, तो हमको ये सोचना जरूरी है कि क्या कारण है कि उनको जेजे एक्ट लगाया जा रहा है, क्या कारण है कि उनको हम आईपीसी में या बीएनएस में नहीं दाखिल कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे ये सोच है कि अभी उसमें ये स्कोप है कि वो अपना जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन को सही रास्ते पे ला सकता है, अपने जीवन का कोई मीनिंग निकाल सकता है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड जहां पर एडोलेसेंस में, यानी यंग एज में, बच्चे किसी ना किसी गलत हैबिट में, गलत सोहबत में, गलत एनवायरनमेंट की वजह से गलत कार्यों में फंस गए या गलत कार्य उन्होंने किए, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो छोटे मोटे चोरी के हों, चाहे वो और भी हों। एंड देन जो वहां का उनको जो रिस्पॉन्स, उनको जो भी वहां का सिस्टम था, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हाउसेज हों, चाहे वो वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, चाहे वो वहां के जुवेनाइल जस्टिस डिस्पेंसेशन करने वाले जुडिशरी के अधिकारी हों, तो जब वहां पर वो पॉजिटिव माहौल उनको मिला, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया, बल्कि समाज की दिशा भी उन्होंने चेंज कर दी। They made a name for themselves as well as for the society they lived in. तो ये सोच होना आवश्यक है। ये मुश्किल कार्य है, आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली उन बच्चों के साथ में जिनके साथ में कई सारे जिनके खिलाफ कई सारे मुकदमे पहले के भी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, अभी मैं 4-5 दिन पहले की बात है, किसी एक जिले का आ रहा था जिसमें एक दुकान का शटर बंद था, दुकान के सामने 4 बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने शायद अंदर से मोबाइल चोरी कर लिए होंगे, तो चारों को वहां बैठा रखा था। तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, सिर्फ मीडिया के कुछ जो लोग थे वो थे वहां पर, और प्लस दुकानदार वहां पर थे। और वो बार बार जिस ढंग से उन बच्चों का नाम पूछ करके उनको एक तरह से मतलब जो फीलिंग होनी चाहिए उस तरह की वो फीलिंग नहीं थी। तो यहां पर जुवेनाइल जस्टिस में नॉलेज के साथ साथ जो सोच है, उस सोच के कारण को समझते हुए उस सोच को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और यही मैं समझता हूं कि आज की इस वर्कशॉप का सबसे बड़ा टेक अवे भी होगा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं और हमारे जो अधिकारी हैं वो इससे जानकारी भी प्राप्त करेंगे और इस फील्ड को आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार पुनः एडीजी जोन गोरखपुर श्री अशोक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसमें उपस्थित सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने संगोष्ठी वर्कशॉप आयोजित की है। धन्यवाद।